चंपा कली चंपा कली। उसका साधारण भोला रूप बदलने लगता है। वह काले कपड़े और चेहरे पर काला नकाब पहनकर अपने असली रूप में आ जाता है। नहीं नहीं, तुम कोई इंसान नहीं हो। तुम तो जरूर कोई काली शक्तियों के पुजारी हो। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, छल किया है। तुमने मेरे विश्वास, मेरे प्रेम और मेरी मासूमियत सबका फायदा उठाया है। तुम्हें तुम्हारे इस छल की सजा अवश्य मिलकर रहेगी। निशांत अपनी शक्ति से एक बड़ा सा काला सिंहासन प्रकट करता है और उस पर उस काली पत्थर की मूर्ति को बैठा देता है। ये सिंहासन तुम्हारा रहेगा शहजादी। तुमने मुझे ये पूरे बादलों की दुनिया दी है और उसके बदले में मैं तुम्हें ये एक सिंहासन तो दे ही सकता हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं इस किताब के अंदर खींच रहा हूँ, जैसे मेरी जान निकल रही हो। बचाओ। जो प्यार आपने दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। फिर वहीं दूसरी तरफ शहजादी अमायरा अपने आलीशान बादलों के महल में लौट आती हैं। वह सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन बार बार उसे उस लकड़हारे की याद आने लगती है। ये मुझे क्या हो रहा है? उस साधारण लकड़हारे का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहा है? उसकी बातें, उसकी सादगी, उसका निस्वार्थ स्वभाव, सब कुछ मेरे मन को बेचैन कर रहा है। क्या सचमुच पहली ही मुलाकात में मुझे उससे प्रेम हो गया है? लेकिन ये कैसे संभव है? मैं बादल लोक की अमर शहजादी हूँ और वो धरती लोक का एक साधारण मनुष्य। फिर भी मेरा दिल उसी की ओर क्यों खींचा चला जा रहा है? आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है? इसी बेचैनी में पूरी रात बीत जाती है। फिर अमायरा बादलों पर सवार होकर सीधे धरती लोक पहुंच जाती है। दूर खड़ा निशांत उन्हें देखते ही फिर से भोले भाले लकड़हारे का रूप धारण कर लेता है। अरे शहजादी, आप फिर आ गई। इतनी सुबह सुबह धरती लोक में सब कुशल तो है ना? मैं इसे अपने मन की बात कैसे बताऊं? पहली मुलाकात में अपने प्रेम का इजहार करना कहीं से गलत तो ना लगे। शहजादी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे अपने दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहो ना, मैं सुन रही हूँ। कल जब आप यहाँ से चली गई थी, उसके बाद एक पल भी मैं चैन से नहीं रह पाया। पूरी रात आपकी यादों में ही बीत गई। लाख कोशिश की, लेकिन आपका ये चेहरा मेरी आंखों से ओझल ही नहीं हुआ। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरा ये दिल भी मेरी बात नहीं मानता। सच? और यही हाल मेरा भी था। मैं भी सारी रात तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शायद हमारे दिल एक दूसरे को पहचान चुके हैं। शहजादी, मैंने तो डरते डरते अपने मन की बात कह दी थी। मुझे लगा था कि आप मेरी यह गुस्ताखी और ये बात सुनकर मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगी और मुझे कोई कठोर सजा दे देंगी। नहीं निशांत, मैं क्यों नाराज होंगी? तुम्हारे दिल में जो भाव है वही मेरे दिल में भी है। अगर सच में हमारे बीच ये अजीब सा बंधन ईश्वर ने बनाया है तो आओ कुछ समय साथ बिताते हैं। तुम मेरी बादलों की दुनिया में चलो। शायद इस अनजानी डोर को, इस अजीब से बंधन को एक खूबसूरत नाम मिल जाए। क्या सच में मैं एक साधारण इंसान होकर आपकी इस पावन और पवित्र बादलों की दुनिया में जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम चलो मेरे साथ। शहजादी अमायरा जैसे ही निशांत का हाथ पकड़ती है, चारों तरफ एक तेज दिव्य प्रकाश फैलता है और अगले ही पल दोनों सीधे बादलों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। अद्भुत शहजादी, ये जगह तो सचमुच स्वर्ग से भी सुंदर है, बेहद ही खूबसूरत।
मैंने सिर्फ अपने गुरु महाराज से कहानियों में इसकी महिमा और खूबसूरती सुनी थी, लेकिन आज अपनी आंखों से इसे देखकर विश्वास हो गया कि हाँ, मैंने जो सुना था वो बिल्कुल सच है। ये संसार किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम हमारे बादल लोग को पसंद आ गया। चलो अच्छी बात है, आओ अब मैं तुम्हें अपना भव्य महल और ये पूरा लोक दिखाती हूँ। जहाँ मैं अपने प्रेम को पाकर बहुत खुश थी, वहीं निशांत के मन में एक ऐसी साजिश पनप रही थी जिससे मैं अनजान थी। और फिर उसके बाद जो हुआ वो तुम सोच भी नहीं सकती चंपाकली। रो मत शहजादी अमायरा, आखिर ऐसा भी क्या हुआ उसके बाद? निशांत तो तुमसे प्रेम करता था ना? नहीं नहीं चंपाकली, उसके बाद शहजादी, मैंने सुना है कि इस बादलों की दुनिया की एक बहुत ही बेशकीमती चीज होती है। एक ऐसी दिव्य और बेशकीमती बूटी होती है जिसे खाने से अंधे को आंखें मिल जाती है, बूढ़े को जवानी मिल जाती है और गरीब धनी हो जाता है, अभिमानी राजा फकीर बन जाता है और फकीर राजा बन जाता है। क्या सचमुच ऐसी कोई दिव्य बूटी यहाँ मौजूद है? हाँ, तुमने जो भी सुना है वो बात बिल्कुल सत्य है। हमारे इस बादलों की दुनिया में एक ऐसी दिव्य बूटी है जो कि इस बादलों की दुनिया की प्राण है, और वो बूटी जैसे ही किसी के हाथ में जाती है वही इस पूरे बादलों की दुनिया का जीवन रेखा है, वही बूटी। सच में? तब तो वो बहुत ही अनमोल और अमूल्य होगी शहजादी। क्या तुम उसे देखना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं तो एक बहुत ही मामूली इंसान हूँ और इतनी बेशकीमती बूटी देखने की मेरी क्या अहमियत शहजादी। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं देखूंगा। जिस दिव्य बूटी को देखने के लिए बड़े बड़े देवता तक तरसते और लालियत रहते हैं, ये उसे देखने से भी मना कर रहा है, यानी कि ये सचमुच उस बूटी को देखने के काबिल है। मैं इसे जितना भोला समझती थी, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा भोला है। चलो आज मैं तुम्हें वो बूटी देती हूँ। चलो आज मैं वो दिव्य बूटी दिखाती हूँ तुम्हें। शहजादी अमायरा निशांत को लेकर बादलों के एक सुनहरे और जादुई जंगल में ले जाती है, जहाँ पीली आभा बिखेरती एक बेहद खूबसूरत दिव्य बूटी चमक रही होती है। तो यही है वो दिव्य बूटी जिसकी मदद से सबको सब चीज मिल जाती है और जिसके आगे संसार की हर दौलत छोटी पड़ जाती है। पर तुमने तो कभी इसे देखा ही नहीं था, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये वही बूटी है? वो मेरे गुरु महाराज अक्सर मुझसे इसका वर्णन और बातें किया करते थे। शायद इसी कारण मैं देखकर पहचान गया। अच्छा ठीक है, तो ये बात है। शहजादी अमायरा बड़े प्रेम से वह दिव्य बूटी तोड़कर सीधे निशांत के हाथों में रख देती हैं। ये रही वो बूटी, इसे अपने हाथों में लेकर छू कर देखो कि ये अकेले कितना अनमोल है। यही हमारे पूरे मेघलोक की सबसे बड़ी धरोहर है। बूटी हाथ में आते ही निशांत की आंखों में क्रूर लालच चमक उठता है। उसका साधारण भोला रूप बदलने लगता है। वह काले कपड़े और चेहरे पर काला नकाब पहनकर अपने असली रूप में आ जाता है। नहीं नहीं, तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम तो जरूर कोई काली शक्तियों के पुजारी हो। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, छल किया है। तुमने मेरे विश्वास, मेरे प्रेम और मेरी मासूमियत सबका फायदा उठाया है। तुम्हें तुम्हारे इस छल की सजा अवश्य मिलकर रहेगी। तुम सचमुच बहुत ही मूर्ख हो शहजादी। कोई पहली ही नजर में किसी पर इतना आकर्षित कैसे हो सकता है? मैंने तो बस तुम्हारे सामने सीधा और भोला होने का नाटक किया था, और देखो तुम कितनी आसानी से मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गई। और अब ये दिव्य बूटी मेरे हाथ में है। इस पूरे बादलों की दुनिया का शहंशाह और मालिक हूं मैं, और अब यहाँ मेरी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। अब इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज होगा।
मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी दुष्ट। अब देखो मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। शहजादी अमायरा जैसे ही अपनी जादुई शक्ति इस्तेमाल करने जाती है, निशांत उस बूटी की मदद से भयानक काला मंत्र पढ़ने लगता है। देखते ही देखते शहजादी अमायरा पत्थर की एक बेजान काली मूर्ति में बदल जाती है। मैं पूरे 80 वर्षों से तपस्या कर रहा था इस दिन के लिए, और आखिर मुझे वो चीज हासिल हो ही गई। अब यह मूर्ति और ये पूरी दुनिया मेरी है। निशांत अपनी शक्ति से एक बड़ा सा काला सिंहासन प्रकट करता है और उस पर उस काली पत्थर की मूर्ति को बैठा देता है। ये सिंहासन तुम्हारा रहेगा शहजादी। तुमने मुझे ये पूरे बादलों की दुनिया दी है, तो उसके बदले में मैं तुम्हें ये एक सिंहासन तो दे ही सकता हूँ। ये तो तुम्हारे साथ मेरे से भी बुरा हुआ। मेरी सौतेली माँ ने मुझे फूल बना दिया और तुम्हारे साथ तो तुम्हारी पूरी दुनिया तुमसे छीन गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हम क्या करें? इसे कैसे मुक्त करेंगे? हमें भी यहाँ से सुरक्षित निकलना है। वो तो सच में बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो बूटी अभी भी उस निशांत के पास है। तुम बस किसी तरह उस निशांत से वो बूटी हासिल कर लो, उसके बाद मैं फिर से पहले की तरह ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, अगर वो बूटी हासिल करने से तुम ठीक हो सकती हो तो मैं उसके पास जाऊंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो चंपाकली? अगर तुम उसके पास गई तो वो तुम्हें फिर से वापस नहीं आने देगा और हम फिर से यहाँ इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाएंगे। देखो, हमारे साथ जो बुरा हुआ तो कम से कम तुम तो हो मेरे साथ मेरा दुख बांटने के लिए, और मेरी माँ भी है। लेकिन इस शहजादी के पास तो अपना कोई भी नहीं है, तो हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, ये भी तुम ठीक ही कहती हो। चलो देखते हैं आगे जाकर आखिर वो होगा कहाँ। यहाँ से सीधे चले जाओ, तुम्हें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा महल मिलेगा और उसी महल के अंदर वो रहता है। लेकिन ध्यान से, वो बहुत ही खतरनाक है। जितना दिखता है ना उतना है नहीं। वो बहुत ही शातिर है। ठीक है, हम वो बूटी लेकर जरूर आए। एक बार और सोच लो चंपाकली। मैंने सोच लिया है, मुझे बस उसे बचाना है। अब चलो बुलबुल। जैसे ही वे दोनों महल के अंदर प्रवेश करते हैं, निशांत चंपाकली को देख लेता है। अरे वाह चंपाकली, तुम मेरी कैद से आजाद हो गई, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे इस महल में आई हो। चंपाकली बिना डरे तुरंत अपने चेहरे से अपना नकाब हटा देती है। ये देखो, मेरा ये काला चेहरा तुम्हें खूबसूरत लगता होगा, पर असल में मेरा ये चेहरा है। क्या तुम इस चेहरे के साथ मुझे अपनाने के लिए तैयार हो और मुझसे विवाह करके इस महल की रानी बनाओगे? यहाँ जहाँ की सब कुछ खूबसूरत है और मुझ जैसी काली लड़की यहाँ की रानी बन सकती है। अरे तुम्हारे इस काले चेहरे से क्या हुआ? खैर, मैं तुम्हारा चेहरा सुंदर बना दूंगा, लेकिन बस तुम मेरी रानी बन जाओ, यही मेरे लिए काफी है। क्योंकि तुम्हारी सुंदरता साधारण नहीं है, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझे इस रूप में भी अपनाने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे साथ अपना बाकी पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। वाह चंपाकली, तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। अब तुम चलो मेरे साथ। जब तक हमारा विवाह नहीं हो जाता, हम तुम्हें एक विशेष कक्ष में रखेंगे। क्यों नहीं, चलते हैं। निशांत उन्हें महल के एक खास बड़े कमरे में ले जाता है। अब तुम इसी कक्ष में रहो चंपाकली, तब तक मैं अपने विवाह की भव्य तैयारी करता हूँ, और तैयारी होते ही मैं तुमसे विवाह करूँगा, और हमारा विवाह तो सब देखेंगे, धरती से लेकर आकाश तक। आखिर निशान का विवाह कैसे भव्य तरीके से संपन्न होता है। अब क्या करोगी? क्या तुम सच में इससे शादी कर लोगी? क्या तुम विक्रम को भूल जाओगी? अगर तुम भूल गई तो विक्रम तुम्हें नहीं भूल पाएगा। नहीं बुलबुल, अभी इसका ध्यान भटक गया है। ये शादी की तैयारी में लग जाएगा।
तब तक हम मौका पाकर इससे वो जड़ी बूटी हासिल कर लेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन सावधानी से। आधी रात को चारों तरफ सन्नाटा पसरते ही चंपाकली चुपके से उठ खड़ी होती है। बुलबुल उठो जल्दी से, हमें उस जड़ी बूटी को चुराना है। चलो जल्दी चलते हैं, निशांत के जगने से पहले हमें यहाँ से निकलना भी है। मुझे तो ध्यान ही नहीं था। चलो चलो जल्दी चलते हैं, निशांत के जागने से पहले हमें वो बूटी लेकर जाना है। दोनों दबे पाम निशांत के कक्ष में जाकर तलाशी लेने लगते हैं। तभी पीछे से अचानक निशांत आ जाता है। मैं जानता था कि तुम दोनों की शैतानी खोपड़ी में क्या चल रहा है, और देखो तुम दोनों रंगे हाथ पकड़े गए। अब भागने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। अरे वो तो बस हम लोग यहाँ बस तुम्हें देखने आए थे। मैं तुम्हारी शैतानी खोपड़ी को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम क्या मुझे इतना मूर्ख समझती हो कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी इस मीठी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा? अरे मैं भी पूरे 80 वर्षों से तपस्या किया हूँ, और तुम्हें जो मैं दिखने में लगता हूँ ना, वो मैं नहीं हूँ। असल में मेरी उम्र 100 वर्ष से भी ज्यादा है, और तुम्हारी हर चाल से 2 कदम आगे मेरी सोच रहती है। अब तुम दोनों को मैं ऐसी जगह कैद करूंगा जहां से तुम बाहर नहीं निकल सकती हो। अब देखो। निशांत तेजी से अपनी तांत्रिक शक्तियों का एक भयानक मंत्र पढ़ता है और चंपाकली व बुलबुल को जादुई सुनहरी पिज़्ज़े में कैद कर देता है, जो कि पहले से बहुत शक्तिशाली होता है। नहीं, छोड़ दो मुझे, हम लोगों को तुम इस तरह कैद नहीं कर सकते। छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। वो तो बस मैंने तुम्हें एक मामूली से पिंजरे में कैद किया था, इसलिए तुम लोग आजाद हो गए थे। लेकिन अब इन जादुई जंजीरों से तुम आजाद नहीं हो सकते जब तक कोई मुझे हरा न दे, और मुझे हराने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। निशांत क्रूरता से हंसते हुए कक्ष से बाहर चला जाता है। उसे जाते देख बुलबुल रोने लगती है और घबराकर सोचती है कि वे यहाँ से कैसे निकलेगी। ये क्या हो गया चंपाकली, हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? हम किसी को कहकर भी नहीं आए कि हम यहाँ आए हैं। मुझे माफ कर दो बुलबुल, मेरे साथ साथ मैंने तुम्हारी जान को भी मुसीबत में डाल दिया। अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाती तो आज तुम यहाँ नहीं फंसती। मुझे माफ कर दो। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ धरती लोक पर विक्रम बहुत परेशान हालत में चंपाकली और बुलबुल की तलाश में घने जंगलों के बीच भटक रहा होता है। मैं कई दिनों से चंपाकली और बुलबुल की तलाश में भटक रहा हूँ, लेकिन ना मुझे चंपाकली मिल रही है और ना ही बुलबुल मिल रही है। पता नहीं वे दोनों कहाँ और किस हालत में होंगी, लेकिन मुझे किसी भी तरह उन्हें ढूंढना ही होगा। मैंने इधर की दिशा तो पूरी तरह ढूंढ ली है, अब बस ये आखिरी गुफा बची है। उसके बाद मैं दूसरे जंगल में जाकर तलाश करूंगा। अरे वो क्या, वहां तो एक गुफा है, जरा उसके अंदर जाकर देखता हूँ। कोई है, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे इस गुफा के आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, फिर ये मदद की गुहार कहाँ से आ रही है? चलो आगे चलकर देखता हूँ, शायद लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। विक्रम कदम बढ़ाता हुआ गुफा के ठीक बीच में पहुंचता है, जहां एक समाधि बनी होती है और आवाज वहीं से आ रही होती है। ये आवाज तो इसी समाधि से आ रही है। तुम आ गए विक्रम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
मैं साधु हूँ। मुझे इस समाधि से बाहर निकालो। उस दुष्ट तांत्रिक ने मेरी शक्तियाँ मुझसे छीन कर मेरा रूप लेकर यहाँ से वो चला गया है और मुझे इस समाधि में बदल गया है। ये क्या साधु महाराज, आखिर उस तांत्रिक ने ऐसा घिनौना काम क्यों किया है? मैं तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन तुम उस चंपाकली और बुलबुल को बचा लो। वो लोग बादलों के पार की दुनिया में गए हैं, जहाँ उस तांत्रिक ने उन लोगों को बूटी लाने भेजा है। लेकिन वो बहुत ही खतरनाक दुनिया है। वह निशांत जो है वह एक बेहद ही दुष्ट इंसान है। वो चंपाकली और बुलबुल को नहीं छोड़ेगा। पर साधु महाराज, मैं आपको भी इस मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। मैं आपको भी यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। पहले तुम चंपाकली को बचा लो, क्योंकि मैं यहाँ से सिर्फ बोल सकता हूँ, न ही निकल सकता हूँ और न ही हिल सकता हूँ। और मेरी शक्तियाँ भी उस तांत्रिक के पास है। तुम्हारे पास अभी वक्त बहुत कम है। पहले उसका सामना करो और चंपाकली को सही सलामत उस बादलों की दुनिया से बचा कर ले आओ। ठीक है साधु महाराज, जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, फिर मैं उस बादलों की दुनिया में कैसे जाऊंगा? तुम यहाँ से सीधे मेरी कुटिया में जाओ और वहां पर तुम्हें एक सफेद पुस्तक मिलेगी। वो पुस्तक निकाल कर पढ़ना। उस पुस्तक में तुमको आगे का रास्ता मिलेगा। ठीक है साधु महाराज, जैसा आप ठीक समझे। विक्रम वहां से तेजी से दौड़ता हुआ घने जंगलों को पार करके साधु महाराज की कुटिया में पहुंच जाता है, यह जानने के बाद कि वहां एक दिव्य पुस्तक रखी है जो उसे आगे का रास्ता दिखाएगी। यहाँ पर, यहीं पर वो पुस्तक होनी चाहिए। यहाँ नहीं है, कहाँ है? ढूंढते ढूंढते विक्रम के हाथ वो दिव्य पुस्तक लग जाती है। विक्रम जैसे ही उस दिव्य पुस्तक को स्पर्श करके मंत्र पढ़ता है, अचानक एक बहुत तेज जादुई रोशनी फैलती है और विक्रम उस पुस्तक के अंदर समा जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं इस किताब के अंदर खींच रहा हूँ, जैसे मेरी जान निकल रही हो। बचाओ! अगले ही पल विक्रम सीधे बादलों की दुनिया में पहुंच जाता है। ये क्या? मैं तो सचमुच बादलों की दुनिया में पहुंच गया। ये तो सच में स्वर्गलोक है। कितना सुंदर है। लेकिन मुझे उस निशान से बचकर रहना है। जैसा कि साधु महाराज ने बताया था कि वो बहुत चतुर है और मुझे बस किसी तरह उसके महल में घुसना होगा। उसके बाद ही कुछ कर पाऊंगा। विक्रम महल की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उसे रास्ते में एक बड़ा काला सिंहासन और उस पर बैठी पत्थर की काली मूर्ति दिखाई देती है। ये क्या? इस बादलों की दुनिया में इस सिंहासन पर ये काली मूर्ति कैसी? विक्रम उस मूर्ति के बिल्कुल नजदीक जाता है तो देखता है कि उस पत्थर की मूर्ति की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। तभी मूर्ति के भीतर से अमायरा की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। विक्रम तुम आ गए। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। ये क्या? तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? तुमको मेरा नाम कैसे पता? लौट जाओ विक्रम, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो चंपाकली और बुलबुल के साथ हुआ है। लौट जाओ यहाँ से। यानी चंपाकली और बुलबुल यही है? हाँ, और तुम्हें बहुत संभल कर जाना है। उसने उन दोनों को सुनहरी जंजीरों में जकड़कर उस महल के बंद कमरे में रखा है। मैं अपनी जादुई शक्तियों से सब देख सकती हूँ, पर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी काली शक्ति मेरे ऊपर इस तरह हावी हो चुकी है। तुम जैसे उसके पास से वो दिव्य बूटी चुराओगे, उसकी सारी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाएंगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तुम सबको मैं ठीक करूँगा, चिंता मत करो शहर। विक्रम महल की तरफ बढ़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक कुछ सोचकर रुक जाता है। अगर मैं ऐसे ही साधारण रूप में महल के अंदर गया तो उस निशान को मुझ पर शक हो जाएगा। मुझे यहाँ का यानी इस बादलों की दुनिया का कोई रूप धारण करना होगा। पर मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, भला मैं कैसे इन बादलों की दुनिया का रूप धारण करूँ? तभी विक्रम को सामने एक फूल दिखाई पड़ता है। मुझे पता चल गया
कि मुझे क्या करना है। विक्रम उस सफेद फूल का रस अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगा लेता है, जिससे उसके बाल सफेद हो जाते हैं और आगे बढ़कर उस बड़े से महल में एक गरीब फकीर के भेष में पहुंच जाता है। अरे तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। मालिक, आप इस पूरे बादलों की दुनिया के मालिक हो और मैं एक मामूली सा फकीर हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तो यहाँ बादलों की मलिका से मदद मांगने आया था, पर यहाँ तो बादलों की मलिका है ही नहीं। मैंने सुना है कि आपकी महिमा बहुत महान है और आप सभी की मदद करते हैं। मुझे अपने महल में कोई काम दे दीजिए मालिक। मुझे अपनी बहन का विवाह करना है और मेरे पास कोई काम नहीं है। भला इस तरह मैं कैसे अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ? तुम्हारी देखने में स्थिति भी तो बहुत बुरी लग रही है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने महल में काम देता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम्हें बस महल के इधर ही साफ सफाई करनी है, उस तरफ तुम भूल कर भी नहीं जाओगे। हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं, आप जो कहेंगे मैं बिल्कुल वही करूँगा। मैं तो बस आपका एक मामूली सा सेवक हूँ। मुझे इसकी चाल ढाल पर कुछ शक हो रहा है। चलो देखता हूँ कि आखिर इसके पास कोई जादुई शक्ति तो नहीं है। निशांत अपनी बची कुची शक्ति से विक्रम के मस्तिष्क को पढ़ने की कोशिश करता है। अरे इसके पास तो कोई भी शक्ति नहीं है। चलो अच्छा है, लगता है ये जो बोल रहा है वही सच है। वैसे भी आने वाली पूर्णिमा की रात तक मेरी शक्तियाँ और बढ़ेंगी। अभी तो मेरी शक्तियाँ भी इतनी कमजोर हो चुकी है कि मैं किसी की ढंग से जांच पड़ताल तक नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये तो एक दुखियारा लग रहा है। ये भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है? यही मौका है। मुझे किसी भी तरह चंपाकली और बुलबुल के पास जाना होगा। विक्रम चुपके से महल के पिछले हिस्से में जाता है और ढूंढते हुए उस कमरे के अंदर पहुंच जाता है। चंपाकली, बुलबुल, मैं आ गया हूँ। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को यहाँ से छुड़ा लूंगा। विक्रम, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमको ऐसे अपनी जान को संकट में नहीं डालना चाहिए था। क्यों आए तुम? तुम्हारी माँ मुझसे मदद मांगने आई थी, बस इसलिए मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया, जिसने धन के लिए मेरे सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया। कितनी नफरत करने लगा है विक्रम मुझसे। कैसे सहूं? ये पीड़ा असहनीय है। इतना दर्द तो यहाँ निशांत की कैद में भी नहीं हुआ, जितना विक्रम की नफरत से हो रहा है। हाँ विक्रम, सुनो, उस दुष्ट निशांत ने वो जादुई बूटी अपने ही कमरे में शायद एक विशेष तरह के कलश में रखी है। मैं अपनी बची हुई शक्ति से इतना ही देख पा रही हूँ। अब तुम जल्दी करो। क्यों नहीं, तुम लोग यही रुको, मैं अभी आता हूँ। विक्रम वहाँ से तुरंत निकल पड़ता है और सीधे निशांत के मुख्य कक्ष में पहुँच जाता है। वह हर जगह तलाश करता है, पर उसे वह बूटी कहीं नहीं मिलती। ये क्या, यहाँ तो कोई भी बूटी नहीं है और ना ही कोई कलश दिखाई दे रहा है। आखिर निशांत ने वो कलश कहाँ छुपा के रखा होगा? लगता है मुझे उसे ढूंढने में 1-2 दिन की कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विक्रम वापस लौटकर अपने साफ सफाई के काम में लग जाता है। तभी इतने में निशांत वहाँ आता है और विक्रम को लगातार कड़ी मेहनत करते हुए देखता है। अरे ये लड़का कितना मेहनत करता है। मैं जब से गया था उस टाइम से लेकर अभी तक ये काम ही काम कर रहा है। लगता है ये महल जो इतने वर्षों से गंदा पड़ा था, मैंने आज तक किसी को यहाँ काम पर नहीं रखा था। अब ये मेरे पूरे महल को चमका देगा। चलो अच्छा ही है। कई मेहनत करने के बाद अचानक विक्रम की नजर महल के बिल्कुल बीचों बीच रखे एक अजीब से लाल फूल पर जाती है। लाल कलश और लाल फूल, इन दोनों के बीच जरूर कोई ना कोई रिश्ता है। कहीं यही तो वो फूल नहीं जो मुझे मिल नहीं रहा था? चलो देखता हूँ।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सच में ये बूटी मेरे हाथ आ गई है। अब मुझे यहाँ से जल्दी चलना होगा। विक्रम उस लाल बूटी को छिपाकर तेजी से चपाकली और उस बद कमरे में पहुंचता है। मैंने यह बूटी ले ली है, अब तुम दोनों जल्दी से मेरे साथ चलो। चलो बुलबुल। मैं कैसे जाऊं विक्रम? ये सुनहरी जंजीरें हमें आजाद ही नहीं कर रही हैं। विक्रम तुरंत आगे बढ़ता है और जैसे ही वह जादुई लाल बूटी उन सुनहरी पिंजरे से स्पर्श कराता है, वे पल भर में गायब हो जाती है। चलो, हमें जल्दी से किसी भी तरह यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलना हो। फिर तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और बादलों की दुनिया के रास्ते से होते हुए सीधे शहजादी अमायरा के पास आ जाते हैं। क्या शहजादी इस बूटी से ठीक हो जाएगी? विक्रम जल्दी करो, इससे पहले निशांत आ जाए। ये क्या? मेरा शरीर रंग बिरंगी किरणों से सच में बदल रहा है। हाँ, मैं अमायरा बादलों की रानी एक सुंदर बदलों की मलिका में बदल जाती है। तुम लोगों ने कर दिखाया। आखिरकार मैं फिर से ठीक हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार हम लोगों ने मिलकर ये कर दिखाया है। अब तुम भी ठीक हो गई हो। मैं बहुत खुश हूँ। तुमने जो मेरे ऊपर एहसान किया है वो मैं जरूर चुकाऊंगी। चंपाकली जो चाहती है वो उसे मैं जरूर दूंगी। ये लो, ये बूटी ले जाओ। लेकिन अभी तुम लोग यहाँ से चले जाओ। यहाँ इंसानों का अधिक देर तक रहना संभव नहीं है। यदि तुम लोग तुरंत नहीं गए तो तुम्हारी सांसें रुकने लगेंगी। तुम अपना ध्यान रखना अमायरा। चलो बुलबुल, चलते हैं। चंपाकली, बुलबुल और विक्रम तेजी से वहाँ से निकल पड़ते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर बदल रहा है। मैं फिर से साधारण इंसान बन रहा हूँ। नहीं, मैंने ये मुकाम बहुत मुश्किल से हासिल किया है। मैं फिर से साधारण नहीं हो सकता। जरूर मेरी बूटी किसी ने चुराई है। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी वजह से इतने वर्षों तक मुझे इस पत्थर की मूर्ति में रहना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे इतने वर्षों की मेहनत पर पानी नहीं फिर सकता। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारे मंसूबे कामयाब हो जाएंगे? अब तुम्हें अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब समय आ गया है मेरे लोक से तुम्हारी विदाई का। तभी अमायरा एक फूंक मारती है। मैं जिंदा हूँ। मैं उस चंपाकली को नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह से मेरे सालों की मेहनत खराब हो गई। वहीं दूसरी तरफ विक्रम जादुई पुस्तक के जरिए चंपाकली और बुलबुल को लेकर वापस धरती लोक पर आ जाता है। विक्रम, आखिर तुमने कर दिखाया। तुमने हमें आजाद कर दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सुनो विक्रम, एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं चंपाकली, मैं तो तुमसे इतनी नफरत करता हूँ कि जितनी कोई किसी से नहीं करता होगा। वो तो बस मैं तुम्हारी माँ के कहने पर तुम्हें बचाने चला गया था। तो कोई गलत फहमी मत पालना, नहीं तो मुझे तुम्हारा ये चेहरा देखना भी पसंद नहीं है। और अच्छा हुआ कि तुमने अपने चेहरे पर ये नकाब लगा रखा है, वरना मुझे अपने आप पर गुस्सा आता कि मैंने उसकी मदद की जिसके लिए मेरे दिल में थोड़ी सी भी अहमियत नहीं है। विक्रम गुस्से में वहाँ से तेज कदमों से चला जाता है। देख रही हो चंपाकली विक्रम को? वो इस तरह जा रहा है। चंपाकली, उसे रोक लो और उसे सच बता दो कि हम गलत नहीं कर रहे। तुम्हारे साथ गलत हुआ है। नहीं बुलबुल, मैं अपना ये बदसूरत चेहरा उसे नहीं दिखा सकती। विक्रम मुझसे नफरत करता है। ठीक है, अच्छा हुआ कि वो मुझसे दूर होकर अपना जीवन खुशी पूर्वक बिताएगा। कम से कम मेरे साथ तो ये कलंकित वाला जीवन नहीं बिताएगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। अब बस बहुत हो गया। अब मैं विक्रम को सब सच बता दूंगी। रुक जाओ विक्रम, तुम सच से अनजान हो। चंपाकली भी तुमसे प्रेम करती है। रुक जाओ। क्या चंपाकली?
मुझसे प्रेम? ये मतलब प्रेम, मतलब मुझसे प्रेम? बुलबुल की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं और ये सुनकर विक्रम के पांव तले जमीन ही खिसक गई। तो दोस्तों, सच जानने के बाद विक्रम का क्या हाल होगा? क्या अब दो प्यार करने वाले का मिलन हो जाएगा? यह सब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आपको चंपाकली की यह कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।